नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है जीवी उपन्यास का 18वां प्रकरण जीते जी जहर पीना। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। श्रावण मास की सरल बदलियाँ आती और सिर के ऊपर से बरसती हुई चली जाती। घड़ी में सूरज दिखता और फिर बदलियों में छिप जाता। पानी से तरबतर गांव की गलियों में कीचड़ के ढेर जम गए थे। दूसरी ओर हरे भरे खेत पवन के झोंकों के साथ इधर से उधर लहरा रहे थे। बनते हुए दाने पर झपट्टा मारने के इरादे से दूर दूर से आए हुए तोते और कौवे भी खेतों के ऊपर घात लगाते उड़ने लगे थे। यही महीना था जीवी के जीवन का वह स्मरणीय दिन भी आज उसके सामने आ खड़ा हुआ था। लेकिन आज के और गत वर्ष के उस दिन में जमीन आसमान का अंतर था। गत वर्ष आज के दिन उसकी आशा का उदय हुआ था, लेकिन आज सारा का सारा दिन उसने पागल आदमी की तरह घड़ी भर में रहट की मीठी मीठी हवा खाते तो घड़ी भर आंसू टपकाते, घड़ी भर में कांजी से बातें करते तो घड़ी भर में मूक बनते ही व्यतीत किया। काफ़ी रात बीतने पर मेले से वापस आती हुई युवतियों के गीत सुनकर तो वह बाहर भी निकल आई, परंतु कांजी आया होता तभी दिखाई देता ना। उसकी सारी रात रोने में ही बीत गई। सवेरे वह गोबर कूड़ा डालने जा रही थी कि कोई शहर का आदमी सामने से आता हुआ दिखाई दिया। गुलाबी साफा बांधे था, रंगीन कमीज के ऊपर शिकारी कोट डाटे था और उजाले में भी बगुले की पाँख के समान दिखाई देने वाली धोती ऐसी थी जैसे मानो फूंक मारते ही उड़ जाएगी। चौमासे के दिनों में भी उसने बूट पहन रखे थे। हाथ की छतरी भी कल वाली थी और मुंह में लगी बीड़ी तो पैसे की एक वाली सिगरेट ही थी। यदि शरीर के गठन में फर्क न होता तो जीवी का हृदय आनंद के मारे छलांगे मारने लग गया होता, लेकिन इस समय तो उससे एक निश्वास ही निकल पड़ा। बूटों की चरमर आवाज़ करते हुए चले जाने वाले युवक ने जीवी की ओर एक नशीली नज़र डाली और सपाटे से आगे बढ़ गया। जो कोई भी उसे देखता वही उससे हालचाल पूछने लगता। जीवी कान लगाकर सुन रही थी। नाना आ गया क्या भाई? राजी खुशी तो है ना? कान्जी और तुम एक ही जगह हो या अलग? वह युवक हंसकर जवाब देता हुआ और बीच बीच में सिगरेट का कश खींचता हुआ दूसरे मोहल्ले की ओर मुड़ गया। परंतु जीवी का मन अधीर हो उठा। उससे कब मिलूं, कहाँ मिलूं? मेरे लिए कोई ना कोई खबर ज़रूर लाया होगा। न भेजी होगी तो भी कोई बात नहीं, मुझे उनके हालचाल तो मालूम हो जाएंगे। विचार तरंगों में खोई जीवी किस समय घर में घुसती है और कितनी देर में गोबर का टोकरा भरकर बाहर निकलती है, इसे देखने वाला यदि कोई होता तो वह स्वयं देखे बिना कभी ये विश्वास न करता कि जीवी अपने हाथों से ही भरकर निकलती है। परंतु ऐसी निगरानी कब तक कर सकती थी? चूल्हे पर दाल चढ़ी थी, पानी की जहर खाली बज रही थी। उलझन में पड़ी जीवी ने जब विचार किया तो वह स्वयं को ही मूर्ख लगी। परदेश से आया है तो कोई यूं ही थोड़े चला जाएगा, महीने 15 दिन तो रहेगा ही। फिर भी पानी भरते समय वह इधर उधर नज़र दौड़ाती रहती थी। दूसरे दिन तो नाना खुद भगत जी के यहाँ आकर बैठा था। वह कान्जी को मिली 20 रुपये की नौकरी की, अपनी 25 की, और उसके बाद शहरी जीवन की बातें बड़े ज़ोर शोर से कर रहा था। बेचारी जीवी कलेजे के टुकड़े के, आँखों की पुतली के समाचार भी नहीं पूछ सकती थी। एक बार आंगन में बछड़ा बांध रही थी कि नाना को कहते सुना, यही वह धूलिया की नई औरत है क्या? जीवी या ऐसा ही कुछ नाम है ना? और अपनी नज़र मिलते ही उससे पूछा भी, क्यों जीवी भाभी, क्या धूला घर नहीं है? नहीं, कहकर जीवी मुस्कुराई। भगत जी को बैठा देखते ही वह संभली, धोती का पल्ला खींचकर घूंघट काटती हुई घर में घुस गई। कोई चौथे दिन जाकर नाना से मिलने का अवसर मिला। उसे भगत जी के यहाँ से उठते देखते ही जीवी भी उसके पीछे पीछे खेतों की ओर चलने लगी। आधे रास्ते पहुँचते ही उसे पकड़ लिया, परंतु वास्तव में नाना ही धीमा पड़ गया था। जीवी ने ही बात शुरू की, शहर से आए हो तो वहाँ के कुछ समाचार तो बताओ नाना भाई। तुम्हें न बताऊँगा तो किसे बताऊँगा जीवी भाभी, इसीलिए तो मैं तुमसे मिलने का मौका ढूंढ रहा था, कहकर जीवी की ओर देखकर ऐसे हंसा जैसे बहुत पुरानी जान पहचान हो। आश्चर्य करती हुई जीवी बोल उठी, मुझसे मिलने को? हम लोग जीवन में मिल तो आज पहली बार ही रहे हैं ना? ये ठीक है, परंतु तुम्हारा परिचय यहाँ आने से पहले ही हो चुका है, कहकर जैसे किस प्रकार का प्रश्न पूछती जीवी को ही सुना रहा हो ऐसे नरम आवाज़ में बोला, जीवी भाभी
कांजी तुम्हें बहुत याद करता है। जिस दिन यहाँ के लिए रवाना हुआ उसकी पहली रात को ही उसने मुझसे तुम्हारी बात कही थी। क्या? पूछती हुई जीवी का हृदय जैसे रुक गया हो। फटी हुई आंखों और हृदय में जिज्ञासा उभर आई थी। शुरू से आखिर तक सभी जीवी भाभी कांजी जैसे कि आंखें सजल हो गई थी। यह कहूँ तो भी कोई न मानेगा, पर उस रात वह पेट भरकर रोया था, कहकर अंदर की जेब में हाथ डाला और एक पुड़िया निकालकर जीवी की ओर बढ़ाते हुए कहा, उसने तुम्हारे लिए ये 2 पुड़िया भेजी हैं, प्रेम की निशानी के रूप में ही। ले कि न ले, सोचती हुई जीवी ने हाथ बढ़ाया। पूछा, कुछ और कहते थे क्या? वे हैं तो मज़े में। कब तक आएंगे, कुछ बताया है? अलग होने वाले रास्ते पर आते ही जीवी ने इकट्ठे सवाल पूछ डाले, परंतु नाना ने अंतिम सवाल का ही जवाब दिया। आने का कुछ पक्का तो नहीं है, पर आएगा दिवाली तक, फिर छुट्टी मिलने पर निर्भर है। जीवी को अभी बहुत से सवाल पूछने थे, परंतु इतने में ही रास्ते से धूला को जाते देखा। पग उठाते हुए पूछा, अभी तो रहोगे ना? कहकर धीरे से बोली, जाने से पहले मुझसे मिलना, और चल दी। धूला की आंखें फट गई थी, पर इतने में ही नाना बोल उठा, ओहो, क्यों धूला भाई, अब तुम हमसे काहे को बोलोगे? अभी अभी जीवी भाभी से भी मैं यही पूछ रहा था कि हमारे दूल्हा भाई को कहीं बासा कुसा तो नहीं खिलाती। धूला ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, होता है भाई, घर में बासी भी खाना पड़ता है। और फिर कब आया, क्या हालचाल है, आदि ऊपरी सवाल पूछकर घर की ओर चल दिया। नाना का घर भी पास रास्ते पर ही था। घर की ओर मुड़ने से पहले जिधर जीवी गई थी उधर देखा, पर वह तो रास्ते में ही मुड़ गई थी। घर आकर देखा तो पनहरी पर की जहर खाली थी। चूल्हे में आग का पता नहीं था। हुक्का लेकर पड़ोस में आग लेने गया। चिलम में अंगारा रखते हुए कह रहा था, इस घर के ढंग तो देखो, जहर में तो पानी की बूंद नहीं है और इस समय निकली है चारा लेने। आखिरकार वह क्या सोचकर गई है? यूं बड़बड़ाता ओसारे में आकर बैठ गया। उसका विश्वास था कि वह चारे के बहाने कांजी के हालचाल पूछने के लिए नाना के पीछे पीछे गई है। उसके हाथ सुरसुरा रहे थे और आंखें तो जैसे बाहर ही निकली पड़ती थी। परंतु आज जीवी भी खेत से पीठ और मन सभी को खड़ा करके आई थी। घर में बोझ डालते ही, क्या तुम चारा लेने गई थी? ये सवाल हुआ और कूच में लात मारी। कूच घुटनों की परिया के पीछे का वह भाग जिसके मुड़ने से जांघें और पिंडलियां मिलती हैं। जीवी वहीं बैठ गई। धूला ने लकड़ी संभाली और इतना ज़्यादा मारा कि कभी चूं तक न करने वाली जीवी आज चीख रही थी। भगत जी घर न थे और दूसरे पड़ोसियों को क्या गरज पड़ी थी जो भागे भागे आते। यदि आज हीरा घर होता तो वह भी आए बिना न रहता, और आया होता तो धूला को अलग हटाने के बहाने 2-4 जड़ भी देता। आखिर मनारे का बूढ़ा आ गया, हीरा की बहन नाथी और फिर कंकु भी आ पहुंची। बड़ी मुश्किल से धूला के हाथ से लकड़ी छीनी और उसे धकेलकर ओसारे में लाए। यदि सार में बिछी खाट में पड़ी जीवी से उठा गया होता तो वह घड़ी भर के लिए जरूर उठती और खाने को भी करती, परंतु आज उसकी हड्डी हड्डी दुख रही थी। फिर भी शाम के वक्त तो वह उठी ही। पानी न होने पर भी वह पानी का घड़ा लेकर तो न गई, परंतु खेत में घास लेने को अवश्य निकली। सच पूछो तो वह घास लेने नहीं आई थी, वह तो कुछ और ही लेने आई थी। इसीलिए तो वह मेंढ मेंढ पर घूम रही थी। साथ में घास की पोटली तो बहाने के लिए बांध रखी थी। नीची नज़र किए चली जाती जीवी के कान में घर में बात करते नाना की आवाज़ आई। कुछ याद आते ही कपड़ों पर हाथ फेर कर देखा। पुड़िया बाहर निकाली और नाना के घर के आगे खड़े होकर आवाज़ दी, नाना भाई घर है क्या? कौन है? कहते हुए नाना ने खिड़की से झांका। जीवी को देखते ही रास्ते पर आ गया। मुंह नीचा किए ही बोला, मेरे कारण तुमको मार। तुम्हारे कारण कुछ नहीं भाई, कहती हुई जीवी ने बड़ी मुश्किल से आंसू रोके। उस पुड़िया को उसे देते हुए बोली, यह अपने साथी को दे देना। और बड़ी कठिनाई से मुंह पर हंसी लाते हुए बोली, और कहना कि जीवी ने यह अपनी ओर से भेजी है। कखार कर मुंह के ऊपर हासे लाती हुई फिर बोली, कहना जब बहू लाओ तब मेरी ओर से ये पहना देना। लेकिन ये तो वे हैं जिन्हें मैं लाया था। तुम कहना कि मैंने अपनी ओर से ऐसा कहकर वापस कर दी हैं। कहकर आंखों को जल्दी जल्दी खोलती और मूंदती जीवी हंस रही थी या रो रही थी, यह नाना भी न जान सका। जीवी ने फिर गला साफ किया, बोली, और कहना कि जीवी तुम्हें याद करते करते ही, लेकिन खुद क्या कह रही है इसका ध्यान आते ही उसने गई है शब्द को बाहर नहीं आने दिया।
और वाक्य बदलकर आगे कहा, कदाचित हम मिले न मिले, इसलिए इतना तो अवश्य ही कह देना। और बगल से निकलने वाले 2 आदमियों को देखकर या शायद किसी और वजह से उसने तुरंत पीठ फेर ली। आंखों में छलक आने वाले आंसुओं के कारण एक बार ठोकर भी खाई। नाना तो उसकी पीठ को ही देख रहा था। पीछे आने वाली औरतें तो जीवी को नाना से बातें करते देखकर दांतों तले उंगली दबा गई। हाय हाय बहना, कैसी औरत है, घड़ी भर पहले हड्डियां तोड़ी गई हैं, लेकिन फिर भी नाना से बातों में लगी है। नास पिटा धुलिया भी गया बीता है, नहीं तो यदि ठीक से मरम्मत कर दे तो जन्म भर की कुटेव भूल जाए। बेचारे को लोग यूं ही दोष देते हैं। सवेरे मारपीट करने के बाद धूला कहाँ गया और उसने क्या खाया, इसका कोई पता न था। लेकिन जब जीवी रोटी बना रही थी तब वह ना जाने कहाँ से गुस्से में भरा हुआ आ धमका। किसी ने उसे कहा होगा तभी ना, सीधी रसोई में गया। जीवी ने एक रोटी उतारकर चूल्हे के ऊपर का खुला भाग में रखी थी और कठौती में दूसरी 2 रोटियों का आटा लेकर मसलने की तैयारी कर रही थी कि धूला ने उसकी कलाई पकड़कर खींचा। कठौती उलट गई है, इसका भी किसी को ध्यान न था। निकल रांड, तू मेरे घर में एक घड़ी भी रहने लायक नहीं, मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता, कहकर ओसारे में ले जाकर डाल दिया। जैसे गड़िया बैल को क्रोध में लाते लगा रहा हो, ऐसे जीवी की कमर में लाते मारते हुए कहा, चली जा, नहीं तो आज रात को तेरा गला काट डालूंगा, समझी। जैसे बिजली चमकती है ऐसे जीवी की आंखों में क्रोध झलकने लगा। इससे पहले तो मैं ही तुझे मजा चखा दूंगी, तू आ तो सही। धूला की गर्जना और हाथ दोनों अभी चालू थे। आज डरते मरते तेरा दम ही निकाल देना है। तू भी क्या समझेगी कि कोई मिला था। पीछे से मोहल्ले के आदमी दौड़े आए। भगत जी धूला को मारने लगे। इसके हाथ की गर्म गर्म रोटियां खाना, तू अकेला ही औरत वाला है क्या? इतनी ज़्यादा भारी है, अगर कुछ हो गया तो कल तेरी दुर्गति करा दूंगा। अगर तुझे जेल न भिजवा दूं तो मेरा नाम भगत नहीं। ले चल, उठ छोरी, कहकर जीवी को उठाकर घर ले गए। यदि और कोई होता तो धूला ने मुंह तोड़ जवाब दिया होता, अरे चल चल, मेरे घर के मामले में दखल देने वाला तू है कौन? परंतु भगत जी से वह डरता था। उसकी धारणा थी कि यदि भगत जी चाहें तो सामने वाले आदमी को खड़ा खड़ा सुखा डालें। इस कारण धूला चुप ही रहा। गांव की औरतों ने भी उसकी खूब खबर ली। बड़ी देर के बाद एक एक 2 करके कोई घर गई तो कोई भगत जी के ओसारे में बैठी बैठी रोने वाली जीवी को दिलासा देने लगी। आदमियों की भीड़ कम होने पर हीरा की बहू ने धूला को सीख देकर शांत करते हुए कहा, लो चलो, उठो, सवेरे भी चूल्हा नहीं जला, फिर खाया क्या होगा, उठो मेरे घर चलो, खाने को देती हूँ, खाकर खेत पर सोने चले जाना, नाहक फजीहत कराए बिना, कहकर धूला को हाथ पकड़कर खींचने लगी। बोली, उठो ना। नहीं नहीं कंकू भाभी, क्यों ज़बरदस्ती करती हो, खाने को तो यहाँ भी बनाया है, तुम जाओ, मैं खा लूँगा। परंतु कंकू को आज धूला का विश्वास न था। हो सकता है कि वह घर रहे और रात में गुस्से में कुछ ऊंच नीच कर बैठे, इसलिए उसे खिलाकर खेत पर भेजने में ही खैर थी। कंकू ने घर में जाकर देखा तो एक रोटी तैयार थी। सब हांडियाँ देख मारी पर सभी खाली थी। बाहर आकर ओसारे के थून खंबा के सहारे खड़ी ननंद से कहा, नाथी बहन, अपने यहाँ से कटोरी में थोड़ी सी दाल ले आओ। जाओ जाओ, खिलाकर निकालो यहाँ से, कहकर फिर धूला के पास आई। अच्छा उठो, नहीं तो फिर खींचना पड़ेगा। धूला खड़ा हुआ, नाक सिनकी ऊब के साथ बोला, लेकिन मुझे भूख जैसी तो कुछ भी नहीं कंकू भाभी, बेकार क्यों पीछे पड़ी हो। तो यहाँ ज़्यादा है ही क्या, यह एक ही तो रोटी है, लो यह दाल भी आ गई, दाल में मीड़ कर खाओ और यहाँ से लंबे पड़ो। तुम्हारे लड़ाई झगड़े सुनकर तो अब सारे मोहल्ले वालों की नाक में दम आ गया है। विवश होकर धूला खाने बैठा। कटोरी की दाल बेले में डाली और उसमें रोटी मींड़ ली। चबा रहा है कि नहीं, इसका ध्यान किए बिना ही पौना हिस्सा निगल गया। हाथ धोते हुए बड़बड़ाया, पता नहीं साले आटे में बिल्ली मूत गई है या कोई और बात है। कोई आटा ढके तब ना, फिर कहती हो कि मारता है। होगा होगा, तुम्हें तो सभी लगेगा। आप पिछोरा, तमाकू आदि जो कुछ लेना हो सो लो और घर के बाहर निकलो। घर खुला है कंकू भाभी, कहकर धूला खेत की ओर रवाना हुआ। उधर भगत जी के यहाँ एक तीसरा ही कौतुक हो गया था। महीन आवाज़ से रोती जीवी के कान में धूला को खाने के लिए बुलाती कंकू की आवाज़ पड़ी। सहसा उसका रोना बंद हो गया। वह ऐसी बावली आंखों से देखने लगी जैसे स्वयं ही धूला की थाली में रोटी परस रही हो।
बेले को खींचने के लिए हाथ बढ़ाती है तो देखती है कि सामने भगत जी आदि खड़े हैं। उसे भगत जी से घूंघट काटने का भी होश न था। भगत जी की ओर देखते ही उसके नाम की चीख और रुदन एक साथ निकल पड़े। भगत जी काका! दूसरे क्षण मुंह घुटनों के बीच में छिपा लिया। भगत जी के पास खड़े 2-4 युवकों को विचित्र सा लगा। भगत जी ने तो पूछा भी, ये क्या है? पर उसे चुप देखकर कहने लगे, रो अपने माँ बाप को। इसमें भगत काका क्या करे? जीवी ने फिर सिर उठाया, घर की ओर देखा और फिर मुंह छिपा लिया। चाहे दबे हुए रुदन के कारण हो या अंदर की घुटन के कारण, पर उसका सारा शरीर कांप रहा था। तीसरी बार ऊपर देखा तो उसकी आंखें इधर से उधर घूम रही थी। चीख जैसी एक जोर की आवाज़ लगाई, भगत काका, रोटी में तो ग ज, परंतु ब कहने के पहले ही वह मूर्छित हो गई। भगत जी क्षण भर के लिए सोच में पड़ गए, परंतु सोचने की अपेक्षा बेहोश पड़ी जीवी की देखभाल करनी ज़्यादा ज़रूरी थी। अरे देख क्या रहे हैं, तमारा मूर्छा आ गया है, देखते नहीं? ले चलो घर में, मैं खाट लाता हूँ। घड़ी आध घड़ी में सब हो गया। एक जना सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखने लग गया तो वो जने पिछोरे के छोर से हवा करने लगे। भगत जी ने नाड़ी पकड़ी। पिछोरे की सर की आवाज़ और इन चारों के हृदय की धड़कन के अलावा सब कुछ शांत था। सूना घर छोड़कर जीवी को बुलाने के लिए आई कंकु तो यह हाल देखकर दहलीज पर ही रुक गई। हाय हाय, ये क्या हो गया? भगत काका, उन्हें बुलाऊं? नाना से बातें करने गए हैं, आवाज़ लगाते ही भगत जी बीच में ही बोले, वही आकर क्या कर लेगा? कंकु अंदर जाकर एक और खड़ी हो गई। बछिया की तरह पीछे पीछे फिरने वाली नाथी से कहा, जाना बहन, घर में कोई घुस जाएगा, मैं अभी आती हूँ, कहीं छोरा ही ना उठ गया हो। नाथी तो ऐसी डर गई थी कि जैसे ही वह बाहर निकलेगी वैसे ही हवा उसका गला दबा देगी। भाभी की गोद में छिपते हुए लाड भरी आवाज़ में बोली, नहीं जाती, जाओ, मुझे तो डर लगता है। लगभग आधी रात होने को आई थी। जीवी ने आंखें खोली। वह स्वयं कहाँ पड़ी है, ये सब कौन है आदि का निश्चय कर लेने पर वह सहसा होश में आई। तुरंत खाट में बैठी होने लगी। हीरा ने सोचा कि जीवी भगत जी का मान रखने को ही उठ रही है। सोई रहो तुम, भगत काका बाहर जाते हैं, कोई बात नहीं, कहकर हाथ पकड़ा और सुलाने लगा। नहीं, मुझे अपने घर जाने दो, मुझे मत रोको। घबराई हुई आवाज़ से बोलती जीवी खड़ी हो गई। कपड़ों को अच्छी तरह से ठीक ठाक किए बिना ही वह घर की ओर चली। भगत जी से बोले बिना न रह गया, लेकिन घर में तूने क्या छिपा रखा है जो ऐसी जल्दी कर रही हो? चुपचाप। अब मैं ठीक हूँ, मैं घर ही जाऊँगी, कहती हुई जीवी ऐसी तेज़ी से घर की ओर चली जैसे बिल्कुल स्वस्थ हो गई हो। अब कोई बात नहीं, कहकर हीरा ने भी छुट्टी ली। अच्छा तो भगत जी, मैं भी चलूँ, न जाने सूअरों ने खेतों में क्या किया होगा। परंतु भगत जी को अब भी कुछ अंदेशा था। अच्छा कहकर हीरा को तो जाने के लिए कह दिया, पर उसके चले जाने के बाद सोचा, हीरा से कहा नहीं, नहीं तो यदि उसकी बहू जीवी के साथ सोने चली जाती तो बहुत अच्छा होता। चाहे कैसे ही हो, पर भगत जी स्वयं खेत पर सोने न जा सके। ओसारे में बैठे बैठे दूल्हा के घर में दिखाई देने वाले मंद प्रकाश की ओर देखते रहे। कभी हिम्मत न हारने वाला दिल आज बैठा जा रहा था। परंतु घर में जाकर चूल्हे के आये में हाथ पैर मारने वाली जीवी का जी तो जैसे शरीर में ही न था। एक बार दरवाजे तक आई और वापस लौट आई। बेले पर नज़र पड़ी, प्राण जैसे आंखों में आ गए। फिर दरवाजे की ओर मुड़ी, झटपट ओसारे से बाहर आई और यकायक ठिठक गई। पीछे मुड़ने को ही थी कि भगत जी की खांसी सुनाई दी। जल्दी जल्दी उधर चली, पर भगत जी के ओसारे की ओलाती तक पहुँचते पहुँचते तो उसके पैर जैसे टूट गए थे। क्या है जीवी बहू, ऐसे क्यों? ये पूछते हुए भगत जी की आवाज़ ने उसे हिम्मत दी। उसारे में चढ़कर भगत जी के पास पहुँचते ही बोल पड़ी, भगत काका, जल्दी करो, आज मुझे उनके बचने की आशा नहीं, जरा जल्दी। भगत जी की आंखों के आगे से जैसे सारा पर्दा हट गया हो। बैठे होते हुए बोले, तू अपने घर जा, मैं जाता हूँ, महुआ वाले खेत में ही है ना? और खूंटी से लाठी उतारते हुए, तू बिना घबराए जा और घर जाकर सो जा, कहकर घर खोला। अंधेरे में ही कुठीला खोला, लोटे में घी का बर्तन औंधा किया और लोटा लेकर बाहर निकले। ओसारे से उतरते हुए बोले, उसकी ज़िंदगी होगी तो कुछ न बिगड़ेगा, तू चुपचाप घर जा। किंतु मचान के ऊपर पहुंचकर भगत जी ने दूल्हा की जो हालत देखी तो घी पिलाने का विचार स्थगित कर दिया। अंधेरी रात के भयानक वातावरण की अपेक्षा मचान की हवा कई गुना अधिक भयानक थी।
वहाँ धैर्य के साथ बैठने का साहस या तो भगत जी कर सकते थे या वह जिसकी ज्ञानेंद्रियाँ पूर्णतः नष्ट हो गई हों। भगत जी ने दूल्हा के हाथ को अपने हाथ में लिया, नाड़ी देखी तो ठेठ बगल में जाकर पकड़ में आई। देखते देखते वहाँ से भी गायब हो गई और एक आखिरी पछाड़ खाकर दूल्हा का शरीर बिल्कुल लकड़ी हो गया। जोर से सांस लेकर भगत जी खड़े हुए, लोटे के साथ मचान से उतरे और घर की ओर चलने लगे। सिर के ऊपर काले बादल झुक रहे थे। नज़र पड़ते हुए इक्के दुक्के तारे ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे किसी अत्यंत गहरे प्रदेश में जाकर खड़े हो गए हों। आसपास की दिशाएं अंधेरे की चादर ओढ़े सो रही थी। मुर्दों के ऊपर कदम रखते किसी अंधेरे की भांति भगत जी गांव की ओर चले जा रहे थे। गांव के कुत्ते ने उनकी विचार श्रृंखला तोड़ी। विचारों की गठरी बांधते हुए स्वगत कहने लगे, इतनी अधिक बुद्धि होने पर भी मनुष्य अंत में अशक्त ही ठहरता है। सीधे दरवाजे की ओर जाते हुए भगत जी बगल में कुछ खटका होने से चौंके। कौन है? और जीवी को देखकर बोले, यहाँ बाहर क्यों बैठी है? घर में से क्या हुआ भगत काका? जीवी ने घूंघट भी नहीं काढ़ा था। जो होना था वही तो, बड़बड़ाते हुए भगत जी ने कहा। अच्छा, मुझे उसके एक जोड़ी कपड़े लाकर दे। लेकिन मुझे बताओ तो सही। किवाड़ खोलने के बाद फिर जीवी ने पूछा और भगत जी के मुंह की ओर देखने लगी। अच्छा, तू मुझे कपड़े दे पहले, कहकर भगत जी बोले, जो होना था सो हो गया, अब जानकर भी तू क्या करेगी? अच्छा चल ला, देर होती है। यह लोटा घर में रख देना, कहकर भगत जी ने लोटा किवाड़ों के पास रख दिया। चलने को तत्पर जीवी से फिर कहा, देख, होने वाली बात हो गई, अब तो हृदय को कड़ा करने में ही भलाई है। जैसे कुछ पता जानती ही न हो। यदि तूने इतना कर लिया तो बाकी सब मैं संभाल लूँगा। सारा मोहल्ला सुनसान था। अन्य सबके ऊपर शासन करता भूरा कुत्ता, यह तो भगत काका हैं, कहकर सबको चुप कराता हुआ ओसारे के बीचों बीच आकर ऐसे खड़ा हो गया मानो वह ये सोचकर आया हो कि देखूं तो सही क्या मामला है। और कपड़ों को बगल में दबाए खेतों के रास्ते जाने वाले भगत जी के पीछे पीछे कुछ फासला रखकर चलने लगा। खेत के मचान से उतरते हुए भगत जी के हाथ में गंदे कपड़ों और गुदड़ी की एक पोटली थी। नीचे रखे हुए कंडे को लेकर झरने की ओर चल दिए। अब तक मक्का में बैठा हुआ भूरा कुत्ता फिर पीछे हो लिया। अंधेरे में झरने का पानी निधड़क बह रहा था। पानी की गहराई की अपेक्षा भगत जी के मस्तिष्क की गहराई कहीं अधिक थी। सोच विचार के बाद नहाने का काम भी पूरा हुआ। धोती निचोड़कर कंधे पर डाली, चलते चलते उन जलते हुए कपड़ों की ओर फिर एक नज़र डाली और कुछ याद आने पर वापस लौटे। किनारे से एक लकड़ी लाकर अधजले कपड़ों को नदी की धारा के हवाले किया और चल दिए गांव की ओर। अब तक किनारे पर बैठा हुआ भूरा भी साथ ही चल दिया। भगत जी ने पीछे देखा। भूरा को देखते ही कुछ चौंके और मन ही मन हंसने लगे। भूरा, देखा ये तमाशा, कहकर बगल में चलते हुए भूरा को ही जैसे समझा रहे हों ऐसे बड़बड़ाए। हम मनुष्यों को कुछ कुछ ऐसा भी करना पड़ता है भाई। भीगी हुई धोती को खूंटी पर फैलाकर भगत जी जब खाट में लेटे तब आने वाले अरुण का स्वागत करते मुर्गों ने बांग देनी शुरू कर दी थी। चक्कियों की घर घर आवाज़ भी सुनाई देने लगी थी। गीदड़ भी हवा हवा करके सीमा छोड़ रहे थे। मचान के नीचे रखे हुए दूल्हा के शव के पास बैठे सब लोगों के मुंह में भगत जी के ये शब्द थे, हाँ भाई हाँ, जानवर ही खा गया है। पर आंखों में यही भाव था, आखिर रांड बेचारे के प्राण लेकर ही मानी। इसी दृष्टि से देखने वाली गांव की औरतों के बीच जीवी के हृदय की क्या दशा थी, ये कहना कठिन है। चूड़ियाँ फोड़ती एक देवी ने तो कह भी डाला कि अगर ऐसा ही करना था तो मूर्ख ये पहनी ही क्यों थी। लेकिन जीवी की दशा ही ऐसी नहीं रह गई थी कि यह सब सुनती समझती, और यदि सुनती समझती भी तो उसमें ऐसा नया भी क्या था। दूल्हा को उसी ने जहर दिया है, यह तो वह स्वयं ही मान मून कर बैठी थी। औरतों के कहने के बावजूद ना तो वह रोती थी और ना विलाप करती थी, कहने वाले की ओर टुकुर टुकुर देखती रह जाती थी। एक प्रकार से ये अच्छा भी था, नहीं तो शाम के वक्त आ पहुँचने वाली बुढ़िया का विलाप, उसकी वे गालियाँ सुनना बड़ा कठिन होता। बुढ़िया को शांत करने के लिए आने वाली स्त्रियां अपनी अभागिनी जात के लिए क्या क्या कह रही थी, यह सुनने की भी उसे रत्ती भर चिंता नहीं थी। वह तो आंगन के खंभे के पास बैठी दबी नज़रों से क्षितिज की ओर देख रही थी। उन आँखों में विचारों की एक तरंग तक नहीं उठती थी। महेरी, ज्वार के आटे को छाछ के साथ पकाकर बनाया गया खाद्य पदार्थ। महेरी खिलाने के लिए आने वाले लोगों ने जब उसे उठाया तब उसे इस बात का भी पता न था कि उसे किस लिए उठाया जा रहा है। कुठीले के पास बिठाकर उसके आगे थाली रखी।
पर वह खाने के बदले थाली की ओर देखने लगी। बेचारी औरतें जीवी को समझाते समझाते थक गई, पर वह समझने की दशा में हो तभी तो समझे। लेकिन दूसरे दिन तो उसने खाया भी और घर का काम भी ठीक किया, परंतु ये सब किया यंत्र चालित पुतली की ही भांति। ना कुछ बोलना ना चालना, जब तक सिर हिलाकर हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता था तब तक वह जीभ भी नहीं हिलाती थी। उसकी सौतेली माँ रोने आई थी, पर उससे भी वह कुछ न बोली, भाई बहनों के हालचाल तक न पूछे। माँ ने 6 महीने तक शोक मनाने के बाद बुलाने की जो बात कही थी उसके बारे में भी उसने कुछ नहीं कहा। कपड़े पहनने का भी कोई ठिकाना न था, जैसे तैसे खोंस भर लेती, सिर के अधखुले बाल भी हवा में उड़ते रहते। परंतु जीवी की दशा को समझने वाले भगत जी तो यही कहते, मौत का जहर तो देर सवेर सबको पीना है, पर यह जीते जी जहर पीना कठिन है, समझे भाई। किसी किसी को उस पर तरस आता और वह कहता, बेचारी की दशा तो देखो, दिमाग खराब हो गया दिखता है। तो अधिकांश की राय थी, कोई दिमाग नहीं खराब हुआ, तुम्हारे और मेरे को खराब कर दे, ऐसी है ये सब जानबूझकर पागल बनना है। और ऐसी ही अनेक बातें होती। कई बार थोड़े बहुत शब्द जीवी के कानों में भी टकराते, पर वे टकराकर लौट जाते। बस दिन भर कलेश करते और बात बात में गाली देते। सास और देवर को भी वह कभी चूं करके जवाब न देती। ये सब होने पर भी जब वह पानी भरने जाती तो ढाल उतरने के वक्त रोज़ ऐसे देखती जैसे मानो खेतों के परे सामने दिखने वाले बादलों के उस पार देख रही हो, जैसे सुदूर क्षितिज से कोई आने वाला हो।